हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। और आज का दिन रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि जो अभी तक हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है क्या वो सफिशियंट है, क्या उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप इस जो वीडियो देखते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में भी। देखिए, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ रहे हैं ना तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और अभी जो है वो रिलेट करिए कि किस मतलब कि कौन सा टॉपिक से है, कौन सा चैप्टर से है, इतना आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें लिखा है कि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक मतलब बैंकिंग एंड मनी से ये है। ठीक है, तो अब बता रहा है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में आरबीआई क्या करता है। तो हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़े हुए थे, आपको जहाँ तक याद होगा। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो भी है उसके बारे में पढ़े थे। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसके बारे में पढ़े हुए थे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है ए में कि 22 सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, सेकेंड सेल सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो और डी रिड्यूस रेपो रेट। तो इसमें क्या होगा कि ये चारों ऑप्शन चाहिए कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये चारों के चारों जो है तरीके से करता है। ठीक है, अगर सीआरआर का बात करें तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो सीआरआर को घटा देता है। सीआरआर घटा देगा तो मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करिए। सिक्योरिटीज़ मतलब जो पैसा है इकोनॉमी में, अगर वो परचेज कर लेगा तो वो आरबीआई के पास आ जाएगा, सेल करेगा तो आरबीआई के पास जो पैसा है वो चला जाएगा पब्लिक के पास। तो इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो पहला वाले का ये चारों को चारों ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। गवर्नमेंट बजट इज एन इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सही है या गलत है, या और आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी का आंसर देना चाहिए। तो डिस इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो भी पब्लिक जो जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है उसको हम प्राइवेट को सेल कर देते हैं। ठीक है, तो डिस इन्वेस्टमेंट वाला में जो होगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा गवर्नमेंट का। जी हमने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और गवर्नमेंट बजट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पता है कि गवर्नमेंट बजट इज़ एन इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी का गवर्नमेंट बजट एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम जब को बजट पढ़ रहे थे तब ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, तीसरा जो है इफेक्टिव डिमांड इज डिफाइंड एज। तो इफेक्टिव डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग तब पढ़े हुए थे कि डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड मतलब होता है कि एक आउटपुट पे, ठीक है, एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड और इम्प्लॉयमेंट पे, मतलब जब रोजगार हो और आउटपुट हो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है इक्वल होता है, वो इफेक्टिव डिमांड होता है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से है। तो ये भी जो हमने वीडियो पढ़ा उससे ये सब भी कवर हो रहा है, सारा का सारा चीज़, ये सब चीज़ मैंने बताया हुआ है। अब वीडियो में जाके देखा करिए। जैसे फोर्थ वाला है टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो मनी सप्लाई जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इसमें कमर्शियल बैंक का भी रोल है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में होगा कि जो भी करेंसी पब्लिक के द्वारा हेल्ड किया गया है और जो भी डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के साथ या अदर जो भी डिपॉजिट्स है, वो सारा का सारा कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई का। तो टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में आप ये लिख सकते हैं कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और जो भी डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, ये टू कंपोनेंट्स होता है मनी सप्लाई का। ये भी है मनी एंड बैंकिंग का। तो देखिए, मनी एंड बैंकिंग से दो दो क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कि इस तरीके से एनालाइज करिए कि कौन से चैप्टर हमें अच्छे तरीके से उसको फोकस करना है। ठीक है,
अब फिफ्थ वाला देखते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस इन द इंक्लूड इन डिप्रिसिएशन। जो भी डिप्रिसिएशन पढ़े थे कि मतलब रिड्यूस जो हो जाता है वैल्यू, जो भी फिक्स एसेट्स होता है उसके वैल्यू को, तो डिप्रिसिएशन में ऑब्सोलिसेंस भी होता है, कोई भी रियर एंड टीयर्स या फिर डे बाई डे जो है किसी चीज़ का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो हाँ, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस है वो इंक्लूड होता है डिप्रिसिएशन में, तो इसलिए ये ट्रू होगा। सिक्स वाला देखते हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट कैन बी एस्टिमेट यूजिंग द फार्मूला। तो फिजिकल डेफिसिट हमने जब गवर्नमेंट बजट पढ़ रहा था, तो जैसे ही ये सब वर्ड आया ना तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट मतलब कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है और माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। इस तरीके से टोटल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या हुआ, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। तो सेवेंथ है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ केनेशियन इकोनॉमिक्स द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बोला था ऑटोनोमस, ठीक है। तो एक ऐसा लेवल ऑफ जहाँ पे हमारा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब हम अपने पास सेविंग से भी हम कुछ पैसे को या रिजर्व से उससे हम पैसे को निकालते हैं और उसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपका किसी साल इनकम नहीं हो रहा है, आपके पास पैसा नहीं, तो ऐसा थोड़ी कि आप खाना छोड़ देंगे, ठीक। क्या करेंगे आप, जो पहले का पास सेविंग होगा कुछ रिजर्व से होगा उससे यूज करेंगे। तो जो सेवेंथ वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो जीरो होगा, मतलब ए, कि कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। तो आप वीडियो देखिए और वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। 8, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन डिमांड, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। जब हम लोग फॉरेन रिजर्व पढ़ रहे थे, ठीक है, तो फॉरेन रिजर्व में हमने देखा था कि हमें डिमांड क्यों होता है फॉरेन करेंसीज का, हम डिमांड क्यों करते हैं। तो आप खुद सोचेंगे, तो जब हम बाहर से जो लोन लेते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये तो उनको भी पेमेंट करना होता होगा। हम लोन लिए हैं तो रिपेमेंट करना है, तो रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया। जो भी इंपोर्ट होता है बाहर से जो सामान आता है उसको हम लोग फॉरेन रिजर्व में ही पे करना है, फॉरेन करेंसीज में ही पे करना होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ ग्रांट्स देते हैं, डोनेशंस देते हैं, तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है। तो ये आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे इंपोर्ट लिख सकते हैं, या फिर प्रीपेमेंट हो गया, और या फिर डोनेशंस हो गए, ये सारा का सारा इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। 9th, state whether the following statement is true or false. As per Keynesian theory and economy, full employment can never exist. ठीक है, मतलब बोल रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो कभी नहीं हो सकता है इकोनॉमी में, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। 10th वाला जो है वो ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में सीधे आएंगे। देखिए बैलेंस ऑफ, आपको ये सब चीज़ एकदम याद रहना चाहिए कि इसका ये एग्जांपल है, इसका ये है, ठीक है। तो ट्रेड सरप्लस जो है इसका मतलब कि विजिबल गुड्स का जो ट्रेड होगा उसके बारे में है। तो ट्रेड सरप्लस कब होगा, जब हम विजिबल गुड्स ऑफ, मतलब द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स इज मोर देन इम्पोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, तो वो हम बोलेंगे ट्रेड हमारा सरप्लस है, ठीक है। अब देखते हैं सबका क्या क्या आंसर है। देखिए पहला क्वेश्चन का इसमें आंसर दिया हुआ है, चारों को चारों है। इसमें जो सबके बताया था मैंने ये वाला कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का वो फॉल्स होगा। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है, इफेक्टिव डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है। फिर पब्लिक, जो भी करेंसी हिल्ड किया गया है पब्लिक के द्वारा, डिमांड डिपॉजिट्स के द्वारा, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस इज इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, तो मैंने बोला था यस ट्रू है। टोटल एक्सपेंडिचर इज, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा चीज़ जो है वो हमने कवर कर चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले एनालाइज करिए क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन सा चैप्टर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। तो अब फिर हम कभी नेक्स्ट एक दिन और रैंडमली इसी तरह हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, पहले एमसीक्यू जितने हैं प्रीवियस ईयर्स का वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही,
और लोगों के साथ शेयर करिए अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आ रहा हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से। हम अपना जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो वो देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।